हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देख चुके थे। तो वहां पर हमने उसकी धारिता के लिए व्यंजक भी व्युत्पन्न कर दिया था और लास्ट में आपको ये बताया था कि जब हम इसकी प्लेटों के बीच में निर्वात की जगह कोई परावैद्युत माध्यम भर दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास में एक संधारित्र है जिसकी ये दो प्लेटें हैं। एक तरफ आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी और दूसरी तरफ होगी आपकी नेगेटिव प्लेट। इस तरह से ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसकी प्लेटों के बीच में निर्वात भरा हुआ है इसकी जगह पर कोई भी परावैद्युत माध्यम, फॉर एग्जांपल कागज भर दिया, मोम भर दिया, कोई भी परावैद्युत माध्यम इसके प्लेटों के बीच में भर देते हैं। तो हमने ये परावैद्युत माध्यम इसकी प्लेटों के बीच भर दिया। तो क्या होगा, इस परावैद्युत माध्यम के भरने के साथ ही आपने पहले जब परावैद्युत माध्यम पढ़ रहे थे हम, तो वहां पर देखा था कि जब परावैद्युत माध्यम को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखें तो क्या होता है, इस परावैद्युत माध्यम में चाहे यह ध्रुवीय है चाहे अध्रुवीय है, इसके बीच एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता था। उसका रीजन ये होता था कि इसके अणु अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर तो आपके लिए आता है इसका ऋणावेश और विद्युत क्षेत्र की दिशा में अणुओं का धनावेश इस तरह से विस्थापित हो जाता है। ऐसे हमने देखा था पहले। और क्या होगा, ऐसा होने पर आप देखेंगे कि ये जो धनावेश है ये इस ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देगा। ऐसे ही यह धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देगा, ऐसे ही ये धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देगा और यह धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो इधर की तरफ तो एक ऋणात्मक पट्टिका बच जाती है और इधर की तरफ एक धनात्मक पट्टिका बच जाती है और इन दोनों पट्टियों के कारण इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। ऐसे ही कुछ यहां पर होने वाला है। आप जैसे इस परावैद्युत माध्यम को इन प्लेटों के बीच रखेंगे तो आपको पता है इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तीन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट धनावेश से ऋणावेश की ओर इस तरह से प्रवाहित होता है। तो इन प्लेटों के बीच में इस तरह से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है जो धनावेश से ऋणावेश की ओर है। और जैसे ही ये परावैद्युत माध्यम इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा तो क्या होगा, इस परावैद्युत माध्यम में इधर धनावेश की तरफ या फिर मैं कहूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ऋणावेश की एक पट्टिका बन जाती है इस तरह से। ये हम परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे हैं और इस परावैद्युत माध्यम में इस तरह से एक ऋणावेशित पट्टिका बन जाती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूसरी तरफ एक धनावेशित पट्टिका बन जाती है इस तरह से। और इस परावैद्युत माध्यम में एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इन ऋणावेशित और धनावेशित पट्टिकाओं के कारण इसमें एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जो इस तरह से होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर। इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है वो देखते हैं। अभी हम पहले देखेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है तथा E का मान कितना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम भर देते हैं।
विद्युत क्षेत्र E के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E के कारण इस परावैद्युत माध्यम में क्या होता है, इस परावैद्युत माध्यम में कि जो धनावेशित प्लेट है उसकी तरफ एक ऋणावेशित पट्टिका बन जाती है और जो ऋणावेशित प्लेट है उसकी तरफ एक धनावेशित पट्टिका बन जाती है। तो माध्यम में ऋणावेशित प्लेट की ओर ऋणावेशित प्लेट की ओर एक धनावेशित पट्टिका जबकि धनावेशित प्लेट की ओर एक ऋणावेशित पट्टिका बन जाती है। और इन पट्टिकाओं के बनने के साथ ही क्या होगा, इसमें एक विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होने लगेगा जो धनावेश से किधर की ओर होगा, ऋणावेश की ओर होगा। इसके फलस्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप इस परावैद्युत माध्यम में एक, और जो ये विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो रहा है इसे कहेंगे हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये इस जो मेन विद्युत क्षेत्र था पट्टियों के बीच में, इसी के कारण इसमें उत्पन्न हुआ है, प्रेरित हुआ है, तो इसे कहते हैं हम एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यदि हम कहें या फिर हम देखें कि संधारित्र का जो विद्युत क्षेत्र है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर इस तरह से, इस डायरेक्शन में, जबकि इस से परावैद्युत माध्यम में जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पट्टियों के ऋणावेश से धनावेश की ओर है। लेकिन यदि हम परावैद्युत माध्यम की पट्टियों की बात करें तो परावैद्युत माध्यम की पट्टियों में धनावेश से ऋणावेश की ओर है, लेकिन संधारित्र की पट्टियों की बात करें या संधारित्र की प्लेटों की बात करें तो ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर, मतलब इसका जो मुख्य विद्युत क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, तो जिसकी दिशा संधारित्र के विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। संधारित्र के विद्युत क्षेत्र E के विपरीत होती है। और इसका मान देखें हम तो इसका मान होगा EP इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा P क्या है, सिग्मा P इन पट्टियों का आवेश घनत्व है, जो ये धनावेशित और ऋणावेशित पट्टियां बनती हैं इनका आवेश घनत्व है सिग्मा P, इधर माइनस सिग्मा P और इधर प्लस सिग्मा P। तो जहां सिग्मा P क्या है, जहां सिग्मा P परावैद्युत माध्यम के या परावैद्युत माध्यम की धनावेशित एवं ऋणावेशित पट्टियों का आवेश घनत्व है। तो आप यहां से देखेंगे कि परावैद्युत माध्यम भरने के बाद अर्थात EP प्रवाहित होने के बाद में इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र बढ़ गया या घट गया। तो पहले तो आपका E इधर बह रहा था या इधर प्रवाहित हो रहा था, इसका फ्लो ऐसे था, लेकिन जैसे ही EP जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो इसके विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, कम कर देगा या बढ़ा देगा, कम कर देगा। जैसे ही इसका विद्युत क्षेत्र कम होगा तो इसके बीच में जो इसकी पट्टियों के बीच जो विभव था उसमें कमी आएगी या बढ़ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, कम, तो विभव भी कैसा हो जाएगा, कम।
और हमें पता है जैसे ही विभव कम होता है हम किसी भी चालक को और ज्यादा आवेश दे सकते हैं, तो अर्थात उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत माध्यम भर दें तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। अतः प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निम्न होगा। प्लेटों के मध्य जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसे हम लिख देते हैं E1 से, वो कितना होगा E प्लस EP, दोनों विद्युत क्षेत्रों के बराबर। लेकिन आपको पता है E की डायरेक्शन ऐसे है और EP की डायरेक्शन ऐसा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है EP आपका, ये EP है, और E आपका पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो E1 इज इक्वल टू E का मान कितना था, E का मान था हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP का मान था सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का मान हो गया सिग्मा कॉमन, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा माइनस सिग्मा P। ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो पहले विद्युत क्षेत्र E था उससे कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है या कम हो जाता है, इसलिए विभव भी क्या होगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा, विभव भी कम हो जाएगा। और विभव कम होगा तो धारिता अतः परावैद्युत माध्यम भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जो अपने ये कंडेंसर आते हैं, ये बेलनाकार संधारित्र है, और इसको आप जब तोड़ करके देखेंगे तो इसके बीच में से कागज निकलता है। वो कागज भरने का रीजन यही होता है कि कागज एक परावैद्युत माध्यम है और परावैद्युत माध्यम इसके विभव को कम कर देता है, इसके विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसका मतलब इसकी जो आवेश संग्रहण की क्षमता है या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और ये ज्यादा आवेश अपने पास में रख सकता है। तो ये रीजन होता है कि हम परावैद्युत माध्यम इसकी प्लेटों के बीच में भरते हैं ताकि इसकी धारिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि हम इसका यदि ध्रुवण सदिश देखें उसकी वैल्यू कितनी होगी, या फिर इसकी वैद्युत प्रवृत्ति देखें कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो एक दो फॉर्मूले और हैं छोटे छोटे, उनके क्या है कि आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको और देख लेते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सबसे पहले तो जो ये आपका प्रेरित आवेश घनत्व है सिग्मा पी, ये देखते हैं। तो सिग्मा पी का मान कितना होगा, इसके लिए आपने एक परावैद्युतांक की जब परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था। परावैद्युतांक हम जानते हैं कि आपका परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम कहते थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो इसकी डेफिनेशन को हमने दो तरह से पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपने देखा था कि जो कूलाम बल है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपके एप्सिलॉन आर के फॉर्मूले होते हैं। अब आप यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट मतलब कि निर्वात में लगने वाला विद्युत क्षेत्र, और निर्वात में लगने वाले विद्युत क्षेत्र को हम यहां पर किससे लिख रहे थे, तो
तो यहाँ हम लिख रहे थे उसे केवल कैपिटल ई से। जब हमने देखा था कि आपकी पट्टियों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है तो उसका विद्युत क्षेत्र हमने लिखा था ई से। प्रेरित विद्युत क्षेत्र को लिखा था हमने ईपी से, और माध्यम भरने के बाद में जो विद्युत क्षेत्र आया उसे लिखा हमने ई1 से। तो एप्सिलॉन आर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू निर्वात में विद्युत क्षेत्र, और निर्वात के विद्युत क्षेत्र को हमने लिखा था ओनली कैपिटल ई से अपॉन माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र को लिख रहे हैं हम किससे, E1 से। तो E1 की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, E1 इज इक्वल टू, E1 को इधर ले आइए, एप्सिलॉन आर को इधर ले जाइए, तो क्या आएगा E अपॉन एप्सिलॉन आर। और E की वैल्यू क्या थी, तो E की वैल्यू थी आपकी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे ये वैल्यू पुट कीजिए, तो E1 इज इक्वल टू, E की वैल्यू रखेंगे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नीचे वाला एप्सिलॉन आर है, ये आ गया आपका E1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां से सिग्मा p की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को यूज करते हैं। यहाँ E1 की वैल्यू ये है और यहाँ E1 की वैल्यू ये है, तो आपको निकालना है सिग्मा p। देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहां पे आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यहां पर है आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा माइनस सिग्मा p। आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा p की। सिग्मा p को इधर ले आइए, तो सिग्मा p इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू, इधर पहले से सिग्मा है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर जो इधर बचा है उसे उठा करके इधर लेके जाते हैं, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से सिग्मा p की वैल्यू आती है, यहां ऊपर सिग्मा कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपकी सिग्मा p की वैल्यू आ गई। मतलब कि आपको यदि संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश घनत्व है सिग्मा वो पता है और उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक पता है, तो हम आसानी से उस परावैद्युत माध्यम की पट्टियों पर आने वाले आवेश घनत्व का पता लगा सकते हैं। ये तो हुई आपसे आवेश घनत्व की बात। अब हम बात करते हैं जो हमने ध्रुवण सदिश पढ़ा था P, जब आपको परावैद्युत माध्यम पढ़ा रहे थे तो वहां पे लास्ट में आपको एक दो डेफिनेशन लिखाई थी छोटी छोटी। एक तो ध्रुवण सदिश की, एक आपको दिखाया था जो परावैद्युत माध्यम है उसकी वैद्युत प्रवृत्ति इकाई जिसे कहते हैं हम, उसके लिए ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं हम ध्रुवण सदिश की वैल्यू कितनी होती है। तो ध्रुवण सदिश क्या होता है, यह ध्रुवण सदिश, इसको ऐसे पढ़ा था हमने कि ध्रुवण सदिश p वेक्टर समानुपाती होता है जिसके परिणामी विद्युत क्षेत्र की, जो प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र बनता है उसके। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को लिख रहे थे हम यहाँ पर E1 से, p वेक्टर और समानुपाती को हटा करके हम इक्वल यूज करते हैं तो कोई स्थिरांक प्रयोग करेंगे, और स्थिरांक प्रयोग करते थे हम यहाँ पे काई m, जैसे कहते हैं हम माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति इनटू E1, और E1 की वैल्यू कितनी है, तो E1 की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से E1 की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, काई m इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये आपकी p वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। ये कहां से आई, आपके इक्वेशन नंबर 2 से। ये हुई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4, ये p वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब यदि हमें काई m, p वेक्टर और आपके सिग्मा में कोई रिलेशन बनाना है तो उसके लिए एक लास्ट इक्वेशन और है जिसमें आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनते हैं, वो देखते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, p वेक्टर क्या होता है, p वेक्टर मतलब ध्रुवण सदिश क्या होता है। तो आपने वहां पे इसको ऐसे पढ़ा था कि किसी परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश होता है, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था। लेकिन आप देखेंगे कि ये हमारा परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, ये आपकी जो प्लेटें हैं संधारित्र वो हैं और उनके बीच में ये परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। आपकी एक प्लेट इधर बनी हुई है, दूसरी प्लेट इधर बनी हुई है। अब हम इस प्लेट की बात कर रहे हैं, ओनली प्लेट की, पूरे परावैद्युत माध्यम की नहीं, क्योंकि पूरे परावैद्युत माध्यम का द्विध्रुव आघूर्ण तो आपस में निरस्त हो गया था। हम इधर प्लेट की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो प्लेट है इसका हमें एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण देखना है। तो एकांक आयतन के लिए प्लेट में मोटाई तो है नहीं,
तो हम एकांक क्षेत्रफल का देखेंगे। और एकांक क्षेत्रफल के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही इसमें प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी के बराबर होता है। अर्थात आपका जो पी वेक्टर है, हेंस पी वेक्टर आपका किसके बराबर होता है? सिग्मा पी के बराबर होता है। प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है आपका ध्रुवण सदिश। क्यों? क्योंकि ध्रुवण सदिश है आपका एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और सिग्मा पी क्या है? उस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश। आवेश घनत्व को ऐसे ही तो कहते थे हम, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एकांक आयतन है प्लेट का वही उसका एकांक क्षेत्रफल है, क्योंकि प्लेट की मोटाई है नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश होगा, और आपका एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा पी है। तो दोनों जो आपकी ये दोनों टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। आपका जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है एकांक आयतन का या एकांक क्षेत्रफल का, वो एकांक क्षेत्रफल के आवेश घनत्व के बराबर हो जाता है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा P, ये हमारे यहाँ पे कंडीशन बन के आती है। और जैसे ये कंडीशन बन के आएगी हम आसानी से अपना जो काई एम या फिर वैद्युत प्रवृत्ति के लिए जो संबंध बना रहे थे वो आसानी से बन जाता है। देखिए कैसे, इक्वेशन नंबर 3 में है आपका सिग्मा P ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 से आपका जो P वेक्टर है वो सिग्मा P के बराबर है, और सिग्मा P किसके बराबर है? इसके बराबर। तो P वेक्टर की वैल्यू हो गई सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, इक्वेशन नंबर 5। और आपका P वेक्टर यहां से इक्वेशन नंबर 4 से इसके बराबर है, तो ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाती है। देखिए कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आपका जो काई m है इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r है, वो इस टर्म के बराबर हो जाता है सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। और यहाँ पर आपका सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? इधर बचता है आपका काई m ऊपर इनटू नीचे बचता है आपके लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको ले जाकर के उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो काई m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एक से आप एक के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो एप्सिलॉन r से एप्सिलॉन r कैंसिल आउट हो जाता है, ओनली एप्सिलॉन नॉट बचता है। काई m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ बचा एप्सिलॉन r माइनस 1। ये आपकी वैद्युत प्रवृत्ति और जो आपकी विद्युतशीलता है निर्वात और परावैद्युतांक की, इन दोनों के बीच में संबंध हो जाता है। जैसे इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपके लिए यहाँ से आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है, एप्सिलॉन r की वैल्यू दे देता है किसी परावैद्युतांक माध्यम की, आपको परावैद्युतांक की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछता है कि इसकी वैद्युत प्रवृत्ति की मान कितना होगा। तो हम सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की हमें पता होती है 8.85 × 10 टू पावर माइनस 12, और यहाँ पर एप्सिलॉन r की वैल्यू हमें वो देगा और उसको एक में से लेस करके मल्टीप्लाई करके हम काई m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कि यहाँ से एक दो नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभार आपकी एग्जाम में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, आपको याद रखना है। और आपका जो ये परावैद्युत माध्यम वाला टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच में, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।